हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी आप जो समय में देख रहे हैं उस हिसाब से सबको मेरा नमस्कार। चलो बेटा, आज हम वेक्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सर सेकंड लेक्चर, हमने तो फर्स्ट लेक्चर देखा ही नहीं है, तो फर्स्ट लेक्चर तो देखना पड़ेगा ना बेटा। अगर फर्स्ट लेक्चर देखेगा नहीं तो सेकंड लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए, उसमें हमने वेक्टर को स्टार्ट कर दिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ना है आज हमें? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो क्या होते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वेक्टर बेटा इक्वल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर बेटा? इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं बेटा इक्वल वेक्टर? बेटा दो वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर से, एक का नाम है ए वेक्टर और एक का नाम है बी वेक्टर। ये जो दो वेक्टर है बेटा, इसे इक्वल कब कहेंगे? तो बेटा एक होना चाहिए सेम मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड। और दूसरा होना चाहिए बेटा सेम डायरेक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर वो जो दो वेक्टर रहेगा उसे मैं क्या कहूँगा? इक्वल वेक्टर। क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड। कल बताया था बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का क्या होता है? लेंथ होता है। तो दोनों वेक्टर का लेंथ कैसा दिख रहा है मुझे? सेम दिखाई दे रहा है। और डायरेक्शंस भी कैसी है? सेम है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दो वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ? इक्वल वेक्टर कह सकता हूँ। चलिए बेटा, अब दूसरा वेक्टर है मेरे पास पैरेलल वेक्टर। दूसरा वेक्टर कौन सा है बेटा? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है बेटा? देखिए, ये है मेरे पास ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर। अभी सबको पता चल ही गया होगा पैरेलल वेक्टर क्या होता है बेटा। देख बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन कैसी है? सेम है। बट मैग्नीट्यूड जो है बेटा में और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड जो है में और मे नॉट बी सेम, मतलब सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। मतलब डायरेक्शन तो सेम है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब मान लो इसकी लेंथ अगर 10 है, इसकी लेंथ अगर 5 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी बार। ए बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी बार, क्योंकि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर से ट्वाइस है बेटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। मैग्नीट्यूड को तो हम मॉड लगाते हैं बेटा, वो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर हमने समझ में ले लिया। क्या होता है इक्वल वेक्टर? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे कि मैं ये दो वेक्टर अगर बताता हूँ, दिस इज द पी वेक्टर और दिस इज द क्यू वेक्टर, तो आप देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। और पैरेलल का मैंने आपको समझाया, पैरेलल में क्या होना चाहिए? सेम, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा तो भी चलेगा। अब इस केस में बेटा अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखेंगे तो वो कितना होता है बेटा? 0 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी दो चीज़ें जब पैरेलल होती है तो उनके बीच में जो एंगल होता है बेटा वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, ओके। अब तीसरा वेक्टर जो आ गया है आपके लिए एंटी पैरेलल वेक्टर बेटा। कौन सा वेक्टर? एंटी पैरेलल। अभी ये कोई एंटी नहीं है जो पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर की बात हो रही है। जैसा पैरेलल होता है ना वैसा एंटी पैरेलल। नहीं तो सर ये एंटी पैरेलल, ये अंकल पैरेलल, ऐसा कुछ है क्या बेटा? नहीं, ये पैरेलल वेक्टर है और ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। एंटी पैरेलल में क्या है बेटा? अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है तो बेटा डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। और मैग्नीट्यूड सब मिलके बताएंगे मुझे, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब पैरेलल जैसा। पैरेलल में भी मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंटी पैरेलल में भी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट डायरेक्शन जो है पैरेलल में कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंटी पैरेलल में कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए फिर इसमें एंगल बताओ मुझे सब बच्चे, कितना आएगा बेटा?
इसमें एंगल आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। मतलब दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो उसमें एंगल 180 डिग्री होता है, पैरेलल है तो 0 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, ओके सर। अब आ गया है नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा? नेगेटिव वेक्टर। सॉरी, ये तो देखो कितना सिंपल है बेटा। बताओ मेरे पीछे आप क्या होगा ये? सर अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, ओके सर, ओके बेटा, डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। और मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। मतलब इस बार मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। उस केस में हम कहेंगे इसे नेगेटिव वेक्टर। अब टग ऑफ वॉर सबने देखा है। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? 5 बच्चे इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 बच्चे इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स कैसा अप्लाई कर रहे हैं? सेम। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम। लेकिन 5 बच्चे इधर खींच रहे, 5 बच्चे इधर खींच रहे, तो डायरेक्शन कैसा होगा बेटा? अपोजिट। तो ये वेक्टर कौन सा हो गया? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, 4 वेक्टर सबको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो जल्दी से लिखना है बेटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया है कोलिनियर वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर आ गया बेटा? कोलिनियर वेक्टर्स। ओके बेटा, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, जो कोई भी दो वेक्टर है एक ही लाइन में अगर एक्ट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोलिनियर वेक्टर। सर एग्जांपल बताइए। ओके, ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है, एक ही लाइन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ओके, हमें अभी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है एक्टिंग अलोंग लाइन है क्या नहीं है। तो एक्टिंग अलोंग अगर लाइन है बेटा तो इस वेक्टर को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। लीनियर, लीनियर मीन्स लाइन। तो एक लाइन में जो वेक्टर होते हैं उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं बेटा। ठीक है, अब आ गया है आपका नेक्स्ट वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसे कहा जाता है नल वेक्टर। ओके, तो बेटा जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, दैट्स ऑल। मैग्नीट्यूड कैसा हो? 0 हो। और बेटा जो डायरेक्शन है वो कैसा है? आर्बिटरी है। डायरेक्शन कैसा है? आर्बिटरी है। आर्बिटरी मतलब रैंडम। आर्बिटरी मतलब रैंडम। तो बेटा जैसा डिस्प्लेसमेंट हो गया, सर बहुत बड़ा लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अगर बेटा 0 है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है या फिर एक्सेलरेशन 0 है, तीनों में से कोई भी 0 है, तो ये तीनों भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ये तो मैंने कल बताया था आपको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो ये तीनों भी वेक्टर अगर 0 है बेटा तो ये कौन से वेक्टर कहलाएंगे? ये कहलाएंगे जीरो वेक्टर। अबे डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है बेटा, वेलोसिटी 0 है मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है बेटा, और एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है बेटा। ओके, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इन वेक्टर को हम क्या कहेंगे बेटा? जीरो वेक्टर। तो आपको क्या चेक करना है? मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? आर्बिटरी। मान लो आप कहीं कार लेके घूमने चले गए बेटा, और घूमते आपने कहीं पे एक स्टॉप लिया बेटा। कहीं पे आपने क्या लिया? स्टॉप लिया। आप कहीं नाश्ता करने के लिए रुक गए। अब बेटा नाश्ता करके आप रिटर्न आ गए। अभी आपकी कार कैसी है बेटा? रेस्ट पे है। आपकी कार कैसी है? रेस्ट पे। मतलब इसका वेलोसिटी 0 मान लो अभी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक कौन सा वेक्टर हो गया बेटा? जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 0 है। सर अभी डायरेक्शन, आप मुझे बताओ बेटा, आप नाश्ता करके आ गए, आप गाड़ी में बैठे,
अभी किसी को पता है कि आप किधर जाने वाले हैं, आप किधर भी जा सकते हैं, आपका दिल जिधर जाता है आप उधर जा सकते हैं। आप कोई एक फिक्स डायरेक्शन में जाने वाले हैं क्या, किसी को पता है क्या? आपको जिधर जाना है आप उधर वहां पे जा सकते हैं, मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो कैसा है बेटा, आर्बिटरी है। तो इस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर। अब आ गया है बेटा हमारा यूनिट वेक्टर। ओके, अब कौन सा वेक्टर आ गया है, यूनिट वेक्टर। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था वेक्टर की डेफिनेशंस, तो वेक्टर की डेफिनेशन को हम फॉर्मूले में ट्रांसलेट करते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बेटा वेक्टर हम किसे कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है। और वन मोर थिंग, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो वेक्टर मतलब क्या, जिसको मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो बेटा अब मैं इसे लिखूंगा वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के जगह पे लिखूंगा मैं यूनिट वेक्टर। सर ये क्या कर दिया आपने, डायरेक्शन के जगह पे मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या बन गया बेटा, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर बेटा जो डायरेक्शन देने का काम करता है। जो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम कौन से वेक्टर से फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर। दैट इज व्हाई यूनिट वेक्टर विच इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन वेक्टर। तो बेटा यहां से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, सर जी वेक्टर, और ये नीचे आ गया है मैग्नीट्यूड। देखो बेटा, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन गया है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मान लो सर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो हम इसे कैसा लिखेंगे, ए बार। इसे कैसा लिखेंगे हम, ए बार। तो ये हो गया वेक्टर अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें लेना है। अब ये जो मैग्नीट्यूड बेटा इसी वेक्टर का लेना है, तो इस वेक्टर को हम दोनों साइड से मॉड लगा देंगे बेटा। तो ये जो मॉड लग गया बेटा इसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। अब इन्हीं वेक्टर का बेटा हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यही वेक्टर लेना है बेटा, और यूनिट वेक्टर के लिए हम ऐसी कैप लगा देंगे बेटा। तो ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर। तो ए कैप का फॉर्मूला बन गया बेटा ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए बेटा, तो हमें उसका लेना है वेक्टर और अपॉन में लेना है उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब क्या बेटा, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मतलब कोई वेक्टर्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसे हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो बेटा हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो हम इसे लेंगे y, इसे लेंगे हम x और इसे लेंगे हम z। तो x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आई कैप यूज करते हैं हम। अभी आई कैप जो है बेटा ये यूनिट वेक्टर है और इसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। इधर y के लिए बेटा हम यूज करते हैं जे कैप और z के लिए यूज करते हैं बेटा हम के कैप। तो ये जो आई जे के होता है बेटा ये एक मतलब साइन कन्वेंशन जैसा है, आपको ध्यान में रखना जैसा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसे I से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, y में जा रहा है तो आप उसे j से रिप्रेजेंट करेंगे, और z में जा रहा है तो आप उसे k से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये चीज़ें बेटा फिक्स रहेंगी, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। ये हमने एजम्पशन किया है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप होता है इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और सर इसे परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं, तो बेटा देखो इसमें आप कोई भी 2 वेक्टर्स ले लो बेटा, जैसा कि ये हो गया बेटा और ये हो गया, कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है। जैसा कि ये हो गया और ये वाला ऐसा है बेटा, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो ये जो z है ये ऐसा है, बन गया परपेंडिकुलर। ये z, ये y, ये भी क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है। सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कोलिनियर एंड जीरो, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो एक बार लिख लीजिए। अभी एक लास्ट वेक्टर लेंगे और लेक्चर को फिनिश करेंगे। ओके बेटा, अब आ गया है कोप्लेनर वेक्टर। तो बेटा कोई भी 2 वेक्टर अगर एक प्लेन में हो तो उसे हम कहते हैं बेटा, सर 2 क्यों, चल 3 भी ले ले बेटा। कोई भी 2 या 3 वेक्टर अगर सेम प्लेन में बेटा तो उसे हम कहते हैं कोप्लेनार वेक्टर। अभी प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन मतलब ये बोर्ड बेटा,
टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्लेन। इसीलिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट बेटा, कोई भी दो वेक्टर बेटा, टू वेक्टर ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। ये चीज़ें हमें समझनी है बेटा, कोई भी दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे। अभी ये कोलर प्लेनर आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट जैसे हम एग्जांपल करेंगे बेटा, लॉज ऑफ मोशन में जब जाएंगे हम, तो ऑब्जेक्ट को हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे, दो फोर्स हम उसको अप्लाई करेंगे, तो वो जो दो फोर्स वेक्टर है बेटा वो हमेशा एक प्लेन में रहेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसे एक फोर्स उधर अप्लाई कर रहे हैं किधर, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्ट जहाँ पे वहीं से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली एक प्लेन में आएंगे। ये भी आपको समझ में आएगा। ओके सर, आपने एक वेक्टर बताया सर, सॉरी बेटा, और दो बाकी है 10 and 11, दैट्स फिनिश। पोलर वेक्टर मतलब क्या, जिसका बेटा सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, दैट्स ऑल। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा हो बेटा, सेम हो, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोलर वेक्टर। अभी आप देख सकते हैं सभी का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है बेटा, सेम है। सभी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो उस वेक्टर्स को हम कहते हैं पोलर वेक्टर। मतलब जिन वेक्टर के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं पोलर वेक्टर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। बेटा ऐसा वेक्टर जो हमें रोटेशनल इफेक्ट देगा, ऐसा वेक्टर जो हमें रोटेशनल इफेक्ट देगा। बेटा कभी स्क्रू टाइट किया है, ऐसा घुमाया है, तो ये जो फोर्स अप्लाई किया है बेटा हमने स्क्रू को घुमाने के लिए, तो स्क्रू को घुमाने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है, कौन सा इफेक्ट है बेटा, रोटेशनल इफेक्ट। तो वो जो फोर्स होता है, वो जो टॉर्क होता है, वो जो वेक्टर होता है, उसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर बेटा, क्योंकि वो हमें रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है। ऐसा ऑब्जेक्ट को घुमाएगा और ऑब्जेक्ट जो हमें घूमेगा बेटा इस एक्सिस के अलोंग में घूमेगा। हम जब आगे जाएंगे तो रोटेशनल चैप्टर हमें पढ़ना है, तो उसे आपको उस टाइम आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट जब घूम रहा है। जैसा हमारे घर में फैन होता है बेटा, तो फैन अपने एक्सिस के अलोंग में ऐसा घूमता है, तो उसकी ये एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा। तो एंगुलर वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक कौन सा वेक्टर बन गया बेटा, एक्सियल वेक्टर। इसके अलावा बेटा इसमें राइट हैंड रूल अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम एक राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। सर ये राइट हैंड रूल क्या है बेटा, अभी इसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, जो वेक्टर हमें रोटेशनल इफेक्ट देता है उसे हम कौन सा वेक्टर कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे और एक बता देता हूं, टॉर्क। ठीक है, तो बेटा आज लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया है बेटा। टोटल कितने वेक्टर पढ़े हमने, 11 वेक्टर। तो आई होप सभी बच्चों को ये वेक्टर जो है बहुत अच्छे से फिट हो चुके हैं। ठीक है, और सर हमें तो नहीं हुए हैं, तो वो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका प्रीवियस क्लास जो है लेक्चर नंबर 1 है वो अभी देखना बाकी है। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सिक्वेंशियली अगर पूरे लेक्चर देखेंगे तो डेफिनेटली कहता हूँ आपको सबको समझ में आने वाला है। फिर भी अगर कुछ कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपका एडवाइस है, सर ऐसा करो वैसा करो, कोई चेंज करो, तो आपको बेटा वो कमेंट करके मैसेज करके हमें बताना है। और अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अभी लेक्चर नंबर 3 में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रेगुलरली पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।